नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। 15 प्रत्यय अभी तक हमने पढ़े। 16 और 17 नंबर का प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ेंगे, सिर्फ वही प्रत्यय अभी तक हमने पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम धातु के अलावा अन्य शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ते हैं इक्त्वा और ल्यप, इन दो प्रत्ययों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखो, संस्कृत और हिंदी के प्रत्ययों में थोड़ा अंतर होता है। जहाँ हिंदी के प्रत्यय सीधे सीधे क्रिया के साथ या शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, वहीं संस्कृत के प्रत्यय पूरे के पूरे नहीं जुड़ते हैं। उनका कुछ पार्ट यहाँ पे जुड़ता है और वो पार्ट जो जुड़ेगा उसको हमें ध्यान में रखना है। उसी के आधार पे हम प्रत्ययों की पहचान और प्रत्ययों को अलग करना, जोड़ना कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय है। तो सबसे पहले ये किस अर्थ में होते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो ये कर या कर के अर्थ में होते हैं। कब होते हैं? समान कर्ती करयो पूर्व काले। इस सूत्र की सहायता से जब एक ही वाक्य में एक ही कर्ता हो लेकिन उसकी क्रियाएं दो हों, यानी एक काम को करके वो दूसरा कार्य करता है, उस स्थिति में जो पहले क्रिया संपन्न होगी उसमें इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखो, इसका अर्थ होता है कर या करके। जैसे राम पाठ पढ़ के घर जाएगा, तो पढ़ करके घर जाएगा, दो क्रिया कर रहा है, एक पढ़ना और एक जाना। तो वो पहले कौन सी कर रहा है? पढ़ना। पढ़ करके घर जाएगा, तो वहां पहले जो क्रिया हुई उसमें इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। शेष भाग, इक्त्वा प्रत्यय का शेष भाग त्वा रहता है और ल्यप प्रत्यय का शेष भाग यह रहता है। इट का आगम देखो, इक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो इट का आगम होगा, ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा तो इट का आगम नहीं होगा। उपसर्ग रहित धातु हो तो उसमें इक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा, और यदि उपसर्ग सहित धातु हो, जिस धातु में उपसर्ग लग जाए, तो वहां पे इक्त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है, नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके। तो यहाँ इक्त्वा की जगह ल्यप जुड़ेगा। कब? यदि किसी धातु में उपसर्ग जोड़ दिया जाए तब। गुण या वृद्धि का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। और जो इनसे पद बनेंगे, यानी कि इक्त्वा प्रत्यय जब जुड़ जाएगा, ल्यप प्रत्यय जब जुड़ जाएगा, तो जो नया पद बन करके आएगा उसके रूप नहीं बनेंगे, वो अव्यय पद होगा। किसी भी लिंग में, वचन में, विभक्ति में, काल में उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। देख लेते हैं कुछ एक उदाहरण। और एक नियम है, अंतिम मैं और नय का लोप होगा। जैसे क्री में इक्त्वा जोड़ा तो सीधा सीधा क्री का क्री हुआ, इक्त्वा का त्वा जुड़ गया तो कृत्वा। ऐसे पठ में पठ और त्वा, और सैट धातु होने की वजह से यहाँ इट का आगम होगा। सैट धातुओं में इट का आगम इक्त्वा जोड़ेंगे तो होगा, ल्यप जोड़ेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ हो गया पठ से पठित्वा, गम से गत्वा, चल से चलित्वा, हस से हसित्वा, नम से नत्वा, हन से हत्वा, पा से पीत्वा। अब देखो, आ प्लस गम प्लस ल्यप। तो ये जो गम धातु है, इससे पहले आ उपसर्ग हो गया, तो इस आ उपसर्ग होने के कारण से यहाँ आ प्लस गम प्लस ल्यप। और जब इस तरीके से अंतिम में और न हो धातु में, तो वहां इक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो लोप हो जाता है, और ल्यप होगा तो वहां पे तुक का आगम होगा, मतलब आगम्य के बजाय आगत्य, ऐसा संपठ्य, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से और उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे आ प्लस नी प्लस ल्यप तो आनीय, सम प्लस पठ प्लस ल्यप संपठ्य, सम प्लस भू प्लस ल्यप संभूय, वी प्लस हा प्लस ल्यप विहाय। ऐसे जो उदाहरण हमको मिलते हैं उनमें ज्यादातर में ल्यप प्रत्यय होता है। ऐसा कार्य करके ऐसा कार्य किया, करेगा, करता है, किया था। तो जब दो क्रिया हो, कर्ता एक ही हो, तो उस कंडीशन में पहले जो क्रिया संपन्न होगी वहां पे इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने सीखा इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। इसका अर्थ कर या करके, इसका शेष भाग त्वा और यह रहता है। इट का आगम इक्त्वा प्रत्यांत में होगा और दूसरे में नहीं होगा। उपसर्ग रहित धातु हो तो इक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा, अगर धातु में उपसर्ग लगा हुआ हो तो ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा। गुण और वृद्धि का नियम लागू नहीं होगा। इनसे बनने वाले पद अव्यय होंगे। अंतिम पद में यदि धातु में अंतिम मैं और न है तो उसका लोप हो जाएगा, इक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो। और ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां पे मैं या न की जगह तय हो जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए प्रत्यय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत